नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और अडानी साहब, व्यक्तिगत अडानी साहब बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं। अब अमेरिकी एजेंसी मोदी के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। मोदी के दरवाजे पर, यह शब्द दोबारा सुन लीजिए। अब बड़ा सवाल है कि मोदी जी व्यक्तिगत अडानी को कैसे बचाएंगे। व्यक्तिगत अडानी है, पर्सनल अडानी। भाऊ को जोड़िए चर्चा में, समझें भाई कैसे बचेंगे अडानी साहब। स्वागत है भाऊ आपका। 2024 नवंबर का महीना, वो नवंबर का महीना बड़ा याद आएगा गौतम अडानी को, भतीजे सागर अडानी को। नवंबर का महीना, 265 मिलियन की रिश्वत का मामला, यानी अगर रुपए में देखें तो 2029 करोड़ रुपए। इस रिश्वत के मामले पर जो है न्यूयॉर्क जिला न्यायालय इसमें सुनवाई शुरू हो जाती है। जो नया खुलासा आया है वो बड़ा चौंकाने वाला आया है, क्योंकि ये खुलासा उस वक्त में आया है जब अमेरिका में अडानी को व्यक्तिगत मामला कह के मोदी जी वापस भाग आए थे। भागना इसलिए कह रहा हूं, शब्दों को साफ करते चले कि सवाल का जवाब दिए बगैर कोई अगर निकल जाता है तो उसे हम सवालों से भागना ही बोलेंगे, यही बोला जाता है। तो भाग गए। अब मोदी जी यहां पहुंचे थे, उसके बाद अमेरिका से जो खबर आई वो खबर ये है कि अमेरिकन एजेंसी जो वहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग, उसने न्यूयॉर्क की जिला अदालत को बताया है कि साहब हम भारत सरकार से मदद लगातार मांग रहे हैं अडानी तक इस पूरे मामले को ले जाने के लिए, आरोपों को वहां तक पहुंचाने के लिए। पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे कि आरोप वहां जाएंगे, फिर जवाब आएंगे, फिर पूछताछ होगी। अब क्या क्या हो सकता है, आशंकाएं तो बहुत कुछ हैं ऐसी। उसमें साफ साफ ये भी नहीं है कुछ ये बेग हो, बिल्कुल मतलब स्पष्ट ना हो। बड़ा स्पष्ट बताया है कि मोदी सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय में दरखास्त की गई है कि अडानी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करवाई जाए। भाऊ, अब अडानी तक पहुंचने के लिए मोदी की मदद मांग रही है ट्रंप की एजेंसी, दरवाजे पे खड़ी होकर। अब अडानी साहब, अडानी नहीं, व्यक्तिगत अडानी साहब ये कैसे छिपेंगे? मोदी जी अब इनको कैसे बचाएंगे, व्यक्तिगत अडानी को? देखिए, 2 बातें हैं आशीष जी। ये मामला समझना ऐसा पड़ेगा कि हमारे यहाँ एक अडानी ग्रीन्स करके कंपनी है, जो अडानी ग्रीन पावर, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में काम करती है। जब आपको डिफेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर मतलब डिफेंस से इंडियन सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवा के, जब आपको एक गुजरात में बड़ा कच्छ ऑफ गुजरात में बहुत बड़ा लैंड मिला है। अब सब हो गया, लैंड मिला, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। अडानी जी को तो एक बात को मैं मानता हूँ कि वो भारत सरकार से पैसे नहीं लेते। उनका हमेशा एक स्टेटमेंट है कि हम भारत सरकार से पैसे नहीं लेते। ठीक है, नहीं लेते, तो फिर पैसे आप विदेश से लाते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कोई कंपनी, भारत की कंपनी विदेश से पैसा भारत में लाती है। तो ये अमेरिकन इन्वेस्टर के सामने अमेरिकन एक्सचेंज पे, मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट, जो विंड और सोलर का होगा और उसके लिए पैसा चाहिए। तो कोई भी कंपनी हमारे भारत में भी जब कोई शेयर इश्यू लाता है या इन्वेस्टर से पैसा मांगता है, तो वो बताता है कि मैं किसके लिए पैसा ले रहा हूं। उदाहरण के तौर पे, यदि आप ये चैनल चलाने के लिए पैसा ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं ये न्यूज लॉन्चर लिमिटेड हो गई है और इसके विस्तार के लिए मुझे पैसा चाहिए 1000 करोड़। अब जब आप 1000 करोड़ रुपए मांगोगे, तो आपको निवेशकों को ये भी बताना पड़ेगा कि उनका 1000 करोड़ जब आपके पास आएगा, तो आप न्यूज़ लॉन्चर में क्या करोगे, ताकि न्यूज़ लॉन्चर में इतना प्रॉफिट हो कि उनको लगे कि उनका पैसा जो लगाया है, उससे उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ये बताना होता है। तो भाई आपने सोलर एनर्जी का पावर कर दिया, इतना 30 गीगावाट के पावर आप जनरेट करने जा रहे हो। ये पावर का करोगे क्या? इस पावर से पैसा कैसा मिलेगा? तो तब
क्योंकि सिर्फ जमीन मिली हुई थी, आपका पावर प्रोजेक्ट में ईंट भी लगी नहीं थी। तो आप क्या बताओगे कि भारत में इतनी डिमांड है और हम बेचेंगे? भारत में तो थर्मल पावर भी है, भारत में हाइड्रो पावर भी है, ये खुद ही थर्मल पावर भी चला रहे हैं कई जगह। तो फिर इन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए कुछ राज्य सरकार से एग्रीमेंट किए कि हमारा जब ये प्रोजेक्ट चालू होगा तो ये राज्य सरकारें इस रेट में हमसे बिजली लेगी, जिससे हमको बहुत अच्छा मुनाफा होगा और वो मुनाफा निवेशकों के साथ शेयर किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रोजी पिक्चर दिखाया गया। अब आती है बात एग्रीमेंट की। जब एग्रीमेंट किए तो अमेरिकन एजेंसीज का ऐसा आरोप है कि जो आपने आंकड़ा बताया, करीब करीब 2900 करोड़ रुपए की रिश्वत 2029 करोड़। 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत अधिकारियों को, नेताओं को दी गई और जिसके तहत उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किए। ठीक है। अच्छा, अडानी ने कहा कि हमने बिल्कुल रिश्वत नहीं दी, अडानी ने बोल दिया। लेकिन अमेरिका में कोई भी कोर्ट में केस तब तक नहीं जाता जब तक उनके पास फुल प्रूफ नहीं होते। वो भारत सरकार की ईडी नहीं है कि अशोक वानखेड़े ने स्टेटमेंट दिया कि आशीष आहूजा को, आशीष चित्रांशी को मैंने उठा के 200 करोड़ रुपए दे दिए और आशीष चित्रांश को उठा लिया। भाई वानखेड़े जी कहते हैं, अरे बन वानखेड़े जी के पास कहां से आए ये ढूंढो, वो काय में दिए, कैसे दिए ये ढूंढो, वो पैसे कहां है ये ढूंढो, कहां खर्चा किया ये ढूंढो। बस अशोक वानखेड़े जी ने बोल दिया, चित्रांश अंदर चले गए क्योंकि चित्रांश को अंदर करना था। अमेरिका में ऐसा नहीं चलता। अमेरिका में जब तक ठोक बजा के काम नहीं होते तब तक वो केस कोर्ट में पेश नहीं करते, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूशन ही होता है। बहुत कम लोग छूटते हैं और पेनल्टी देके छूटते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो मामला है, ये जो फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है 1977, इसके तहत लोगों को ऐसा नहीं कि लोग छूटे हैं। हमारे यहाँ तो ईडी से सारे लोग छूट जाते हैं, उनके नहीं छूटते। हाल ही में 3-4 महीने पहले की बात है, लाखों मिलियन डॉलर अमेरिका की 3 बड़े कंपनियों ने पेनल्टी के तहत चुकता किए हैं, क्योंकि उन्होंने ठेका लेने के लिए भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय, रेलवे डिपार्टमेंट, एचएएल को और इंडियन ऑयल को, ये 3 बड़ी कंपनियों को उन्होंने ठेका देने के लिए रिश्वत दी। ये जब अमेरिका में पकड़ा गया तो आप रिश्वत देना एक गुनाह है अमेरिका, और रिश्वत देके आप छुपा रहे हो, इसका मतलब 3 कंपनियों में जिन निवेशकों ने पैसा डाला है उनके साथ आपने धोखाधड़ी करी है, तो उनके खिलाफ केस चला। उन तीनों कंपनियों ने रिकॉर्ड पे कोर्ट में कहा कि हाँ माए बाप, हमने रिश्वत दी। भारत के एचएएल में, भारत के इंडियन ऑयल में, भारत के रेलवे मंत्रालय में हमने रिश्वत दी, हम गलती माफ करते, आइंदा करेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा ये पेनल्टी भरो, पेनल्टी भरी। ऐसा ही मामला अमेरिका का है। अब ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ट्रंप ने वो 77 का एक्ट रद्द किया, वो एक्ट रद्द नहीं किया। मैं उसको फिर शब्दावली में, वो सस्पेंड किया है कुछ दिनों के लिए और उसके ऊपर कमेंट मांगे हैं अलग अलग ग्रुप से कि आप बताएं इसको क्या करें, क्योंकि अमेरिका का उद्योग ये कह रहा है ट्रंप साहब को कि साहब, भारत जैसे देश में यदि काम करना है तो बगैर रिश्वत का काम नहीं। ये भारत की और एक बेइज्जती हो रही है, मैं बता रहा हूं आपको। वो एक्ट क्यों, वो अडानी जी के बचाने के लिए एक्ट नहीं खत्म किया, ये गलत फहमी है। वो एक्ट इसलिए खत्म किया कि अमेरिकन कंपनियां भारत में काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत में बगैर रिश्वत का काम नहीं होता। और रिश्वत देंगे तो आप हमको पकड़ते हैं, जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। तो अमेरिकन कंपनी भारत में काम नहीं करेगी, बगैर रिश्वत का काम नहीं होता। अब बताइए क्या करें। तो उन्होंने अमेरिकन कंपनियों को इंटरेस्ट बचाने के लिए कि भारत में रिश्वत चाहिए तो दे दो भैया, इसके लिए एक एक्ट सस्पेंड किया। लेकिन विदेशी कंपनियां अमेरिकन ग्राहकों को से या अमेरिका के इन्वेस्टर, निवेशकों से झूठ बोल के पैसा ले,
रिश्वत दे के पैसा ले, इसमें अमेरिकन निवेशकों के साथ धोखाधड़ी है, वो सस्पेंड नहीं किया है। यही कारण है कि न्यूयॉर्क के कोर्ट में जब वहां का सेबी, वो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, वहां का जो रेगुलेटर है वो सेबी, जैसा भारत में सेबी है वैसा वहां अमेरिका में सेबी है, उनका सेबी ये कहिए। उन्होंने कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि हम गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ एक्शन एक्सपेडाइट करने के लिए भारत सरकार के न्याय विधि मंत्रालय को हमने लगातार लिखा है। इसका मतलब ये केस जिंदा है। इसका मतलब अमेरिकन एजेंसियां भारत के तरफ देख रही है। न्यूयॉर्क का कोर्ट कब तक इंतजार करेगा? अगले डेट पे पूछेगा अब क्या हुआ, फिर ये कहेंगे कि न्याय और विधि, तो कहेंगे कि कब तक आप इंतजार करेंगे? यदि उसने कुछ एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया तो फिर बहुत बड़ी किरकिरी हो, रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो सकता है, यही फिर पूछने अरेस्ट वाला था। वारंट इशू हो सकता है, क्योंकि आपके न्याय और विधि मंत्रालय को कुछ तो फॉर्मल देना पड़ेगा। यही लिख के देना पड़ेगा कि भाई आपके जो आरोप है वो हम हमारे यहाँ तहकीकात की हम नहीं मानते, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सवाल लोचा ये कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 गीगावाट जो परचेसिंग करने का तय किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों किया? तो ये अब क्या हुआ, ये पेचों में पेच फंसे। अच्छा, एक मतलब इसको व्यंग ही मानिए, क्या ये नहीं कर सकते कि लिख के दे दे कि हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे? नहीं तो व्यक्तिगत मामले में फिर सरकार को, तो अमेरिकन सरकार कहेगी कि फिर हमको एक्शन लेनी पड़ेगी, हमको मतलब एक्शन, आपके हम मतलब डिपोर्ट करने की बात करेंगे। आपका जो देखिए, व्यक्तिगत मामला है, उस व्यक्तिगत मामले में व्यक्ति की दुर्गति करनी पड़ेगी। दुर्गति करनी पड़ेगी। अभी देखिए, आप एक बात मानिए, अभी उन्होंने एक आतंकी भेजा भारत सरकार को, भेजा ना, भारत सरकार डिमांड कर रही थी तो भेज दिया। अब हमारे यहाँ कुछ वंचित लोग हैं, उनको आप भेज दीजिए, सवाल वो है। तो ये मामला अभी पेचीदा फंसा है। भारत सरकार ने ये किसी को, ये देखिए कितना अपने यहाँ टाइट पोजीशन है। ये नोटिस इशू होके बहुत दिन हो गए। ये केस कब रजिस्टर हुआ, उसके बाद नोटिस उन्होंने इशू किए, मतलब लेटर्स भेजे लॉ मंत्रालय को, न्याय विधि मंत्रालय को। ये न्याय विधि मंत्रालय उस लेटर पे बैठ गया, किसी को पता भी नहीं चला। ये तो न्यूयॉर्क की हियरिंग में, ये भी वहीं से आया, कोर्ट के बहस में, जब न्यूयॉर्क में कहा कि भाई तो आप क्या कर रहे हैं इस मामले में, उन्हें कहा कि हम गौतम अडानी और सागर अडानी के एक्सपेडाइट इनके एक्सपेडिशन के लिए, ये केस आगे बढ़े इसके लिए हमने न्याय और विधि मंत्रालय से वहां मदद मांगी। ठीक है, अगली बार पूछेंगे कितने दिन टाइम लिमिट बताओ। यदि वो वहां से कोई रिप्लाई नहीं देता तो क्या करेंगे? वहां से रिप्लाई जाएगा कि भाई आपने जो आरोप लगाए वो हमने जांच किए, वो तथ्यहीन है। तो न्यूयॉर्क कोर्ट पूछेगी कि जब वो तथ्यहीन है तो फिर आपने कौन से आरोप लगाए, आपके पास क्या प्रूफ है? तो वो ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारा मार्केट में आएगा। ये मामला ये नहीं हुआ है। ये अंधभक्त कहे या अडानी ग्रुप के स्पोक्स पर्सन कहे कि नहीं हम छूट गए, हम छूट गए, ये तलवार बनी हुई है। नहीं और वहां पे जो है, अब ये गिव एंड टेक का मामला होगा आशीष, जो मुझे लगता है। नहीं, अडानी साहब तो कहते हैं, जैसे आप अभी आपने मैंने बताया ना, अडानी साहब अडानी, कहते हैं कि हम तो विदेश से पैसा लाते हैं, विदेश से पैसा लाते हैं। तो मैंने इसीलिए जब आई चर्चा नहीं नहीं, तो खोज तो सवाल निकाला, ये है, नहीं सामने नहीं, ही हाँ, है। इस पे आंकड़ा मैं दे दूं कि विदेश से पैसा लाते हैं, भारत सरकार से नहीं लेते। सरकार से नहीं लेते, बैंक से तो लेते हो। सितंबर 2024 के आंकड़े हैं, सितंबर 2024, अडानी ग्रुप्स डेब्ट फ्रॉम डोमेस्टिक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज 1,07,985 करोड़, यानी 1,08,000 करोड़ रुपए बैंक का डेप्थ है।
ये टोटल जो कर्ज है अडानी ग्रुप का, उसका 42%, 42% बैंकों से ले रखा है। अब मैं और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूं आंकड़ों को, ये इसलिए है क्योंकि ये जो है कहीं पर भी झूठ बोल के लोग निकल जाते हैं, और यही बोलेंगे, ताकतवर लोग हैं तो ये बोलेंगे सच मान लीजिए। डोमेस्टिक बैंक जो है, डोमेस्टिक बैंक से जो ये कुल 1,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसमें से 42% कर्ज डोमेस्टिक बैंक से है, डोमेस्टिक घरेलू बैंकों से। इंडियन स्टेट रन बैंक्स, और क्लियर, इंडियन स्टेट रन बैंक्स 18% डेप्थ जो टोटल है बैंक से, उसमें 18% इंडियन स्टेट रन बैंक से है। तो मोदी जी अपने खाता में से थोड़ा देंगे, बैंक दे रहा है तो मोदी जी के अकाउंट से अपने नहीं दे नहीं, दें, जो सैलरी बचा रहे हैं। आशीष दो चीजें होती सुनिए, और भी और बता दूं, और इंडियन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंक लेंडर्स 20%, कुल डेप्थ का 20% इंडियन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। प्राइवेट बैंक सिर्फ 3%, 3% ऑफ लेंडर्स, प्राइवेट बैंक सिर्फ 3% है। यानी सरकारी ग्लोबल बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 27%, 27%, इंडियन मैं तो कैपिटल मार्केट 5% और ग्लोबल कैपिटल मार्केट 23%। मैं गौतम अडानी के विभिन्न जगह दिए हुए इंटरव्यू को कोट कर रहा था हाँ, कि हम भारत सरकार से परमिशन, हम पैसा नहीं चाहते, हाँ, हम भारत सरकार से साथ चाहते हैं। बिल्कुल साथ हम्म, देता है भारत सरकार, और जैसा ट्रम्प दे रहा है तो वैसा मोदी को भी देना चाहिए। हम्म, लेकिन सवाल ये है कि यदि ट्रम्प अपने उद्योगपतियों को बाहर रिश्वत देने देता है हम्म, और वो 77 का कानून सस्पेंड करता है उनके लिए, तो फिर भारत भी ये स्टैंड ले सकता है कि यदि भाई ट्रम्प आप अपने आपके यहाँ, हमारे यहाँ रिश्वत देने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो लोगों को, 77 का कानून शिथिल करके, तो फिर हमारे यहाँ तो हमारे लोगों ने रिश्वत दी, तो उसको आपको अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम्म, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके कंपनियां जब भारत में रिश्वत देती है, तो उनको निवेशकों को फायदा होता है क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता हम्म, है। लेकिन भारत की कंपनी जब अमेरिका में उगाही करती है और यहाँ रिश्वत देती है, तो उनको वहां अपना पैसा रिस्क पे लगता है, क्योंकि पैसा भारतीय कंपनी के पास है, हम्म, निवेश भारत में हो रहा है, वो निवेश अमेरिका में हो रहा है, हम्म, तो पैसा आपके पास ही है ना, आपके देश में है। हम्म, लेकिन आज भारत सरकार ने यदि इस लॉ एंड विधि मंत्रालय का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने, तो वहां का निवेशक कैसा भारत की किसी भी कंपनी पे विश्वास रखेगा? कल तो आप पैसे लेके भाग जाओगे और भारत सरकार आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। तो अब ये भारत सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपनी इमेज का भी एक सवाल है। ये सिर्फ गौतम अडानी की बात नहीं, हम्म, हमारे देश में कई कंपनियां हैं। रिलायंस 100 साल के बॉन्ड बेच चुकी थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, देखिए, मतलब जिसने बॉन्ड लिया है उसका बेटा या उसका पोता ही उसको कैश करेगा। मालूम है कि अपने जीते जी अपन इसको कैश नहीं कर पाएंगे, हम्म, लेकिन ये विश्वास दिखाया था उन्होंने और फुल्ली सोल्ड था वो। एक समय था धीरू भाई अंबानी के समय, और शायद पहली बार 100 साल का बॉन्ड बेचने की किसी ने हिम्मत की थी। तो कुल मिलाकर वो अपनी पोजीशन भारत सरकार के उद्योग, पूरे उद्योग जगत की क्या इमेज बनी रहेगी अमेरिका में, सवाल ये है। हम्म, आज अडानी के खिलाफ केस ये नहीं हुआ कि अडानी जी ने वहां कुछ धोखाधड़ी की, अडानी जी के खिलाफ केस ये है कि हमारे इन्वेस्टर से झूठ बोला। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे तो नहीं थे, आप बोलते कि इतनी बीज है, इतनी जरूरत होगी, हम तो बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट दिखाए हमको जो आपने रिश्वत दे के लिए थे। हम्म, इसका मतलब आपके मन में चोर है। ये मैं बहुत ही लेमैन्स की भाषा में बता रहा हूँ। हम्म, यदि कल आपने मुझे बोला कि मैंने आपको बोला कि आशीष जी मुझे जरा 1-2 हजार रुपए चाहिए, आपको चिंता है कि मैं वापस कैसे करूं? हम्म, फिर मैं किसी को खड़ा कर देता हूँ, अभिषेक जी को खड़ा कर देता हम्म, हूँ और उसको बोलता हूँ कि ये 200 रुपए ले लो और ये बोल दो कि मैं भाऊ को 5,000 रुपए देने वाला हूँ अगले महीने। हम्म, और वो 200 रुपए लेके बोल देता है कि वो 500, अरे 5,000 रुपए मैं दूंगा भाऊ को अगले महीने, आप चिंता क्यों करते हो? तो आप विश्वास पे मेरे को 2,000 रुपए दिए, बाद में जिस दिन आपको पता पड़ता है कि मैंने 200 रुपए दे के इससे झूठ बुलवाया, उस दिन तो आप मुझे जूते मारेंगे ना, बोलेंगे मेरे पैसे अभी वापस कर। अजीब आदमी हो तुम।
तुम्हारे पास पैसे ही नहीं आ रहे कहीं से और तुम झूठ बोलते हो। अब मैं 10 बार कहूँ कि यार आ रहे हैं, अब यहाँ से, अरे ठीक है भाई अभिषेक, ठीक है अभिषेक नहीं, एक बार बाकी जगह से आ रहे हैं, बोलते नहीं तुमने ये झूठ बुलवाया अभिषेक से पैसा देके। तो ये ऐसा ही कुछ मामला हुआ है। मैंने अभिषेक भी इसलिए नाम लिया क्योंकि बहुत सारे दर्शक अभिषेक को जानते हैं, तुम्हें जानते हैं, मुझे जानते हैं, तो उनको लगना नहीं चाहिए कि किसी तीसरे का। आज के डेट में आशीष जी किसी तीसरे का नाम लूं तो तुरंत कोर्ट चला जाएगा। अशोक वानखेड़े जी ने मेरे को कैसा कहा कि मैंने रिश्वत ली, तो छोड़ दीजिए कि मजाक की बात है। तो कुल मिला के ये मामला ऐसा हुआ। अब इस मामले में क्या है, इस मामले में ये गौतम अडानी या अडानी ग्रुप तक सीमित नहीं, ये पूरे भारतीय उद्योग जगत की साख है अमेरिकन इन्वेस्टर के सामने। भारत सरकार क्या स्टैंड लेता है? अब भारत सरकार के लिए है, उद्योग जगत की यदि साख बचाते हैं तो अडानी जी को शहीद करना होता है, और अडानी जी को बचाते हैं तो भारत सरकार की, भारत पूरे उद्योग जगत की साख प्रश्न चिन्ह लगता है। नहीं तो हो जाए लेकिन प्रश्न चिन्ह, नहीं नहीं, हो जाए प्रश्न चिन्ह, वही होने वाला है, वही होने वाला है, क्योंकि हमारे उद्योग जगत में ऐसा कोई दमदार व्यक्ति नहीं कि जो बोले डंके की चोट पे कि ये सरकार की नीति गलत है। सारे सरकार के सामने झुके हुए हैं क्योंकि सबको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर है, सबको बिजनेस करना है। वही कर रहा हूं, आपने कहा ना कि अमेरिका अपने व्यवसायियों को प्रोटेक्ट करने का मूड बना रहा है कि चलो भारत में घूसखोरी से काम चलेगा, तो या तो ऑफिशियली कह दें कि भाई तुम्हारा वाला देगा तो हमारा वाला भी घूस देगा, ऑफिशियली कह दें, अनऑफिशियली तो हो ही रहा है भारत में। जब अभी मैं एक बात और बता दूं, चर्चा आई है तो जब मोदी जी फ्रांस में बैठे थे तो फ्रांस के बगल में ही जर्मनी में बर्लिन में एक रिपोर्ट तैयार हो रही थी, वो आती है हर साल रिपोर्ट आती है। जब इस देश में भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, भ्रष्टाचारी मतलब घनघोर भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार मोदी जी के मुताबिक थी ना, तब जो आता है करप्शन का इंडेक्स आता है दुनिया का, उसमें भारत जहां पर था उसके मुकाबले 20 पोजीशन खिसक गया। यानी भ्रष्टाचार में इतनी तीव्र गति से 10 साल में हम अब 96 रैंक पर हैं, 96 रैंक पर तरक्की की है। तो भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर, जब मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला नारा, जब हम ये रेटिंग देखे और 10 साल में भारत की तरक्की देखे, भ्रष्टाचार को इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देखे, तो हम समझ ही नहीं पाए कि क्या खाने की बात किए थे और क्या नहीं खाने देने की बात किए थे। तो भ्रष्टाचार को भारत में अगर औपचारिक रूप से एक कानून बना करके संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देते मोदी जी, तो एक और बवाल कट जाता ये कि विधि एवं न्याय मंत्रालय एक लाइन में लिखता है कि हमारे यहाँ संवैधानिक है, अपना मामला तुम अपना देखो अमेरिका में, हमारे यहाँ संवैधानिक है। तो खैर वो अभी वो नाम भी मुझे मिल गए, जो 300% पेनल्टी देने वाली कंपनियां थी, उसमें मूग इनकॉर्पोरेशन थी, जो डिजाइन और बाकी लॉजिस्टिक फर्म है वो, उसने करीब करीब रेलवे में $500,000 की रिश्वत दी। उसके एवज में $168 मिलियन की पेनाल्टी उनको लगी। ठीक है। दूसरी है ओरेकल कॉर्पोरेशन, आईटी का बहुत बड़ा नाम है। ओरेकल, हाँ। उसने इंडियन रेलवेज में $6.8 मिलियन रिश्वत दी, पकड़े गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, दिया करके। ये आरोप नहीं है, ये देने वाला कहता है कि मैंने दी। उसके एवज में इन्होंने $23 मिलियन की फाइन वहां भर दी, 300%। और दूसरी है एलबी मिरेकल कॉर्पोरेशन, केमिकल की बहुत बड़ी कंपनी है, वो इंडियन ऑयल में उसने 35 मिलियन डॉलर की फाइन दी, और जो उनको पेनल्टी लगी है $198 मिलियन है। ये 3 कंपनियों ने पेनल्टी दी है। अब इन 3 कंपनियों का काम मानना ये है, जो वहां पे बहस हुई, उनने कहा कि हम हम मल्टीनेशनल कंपनी, भारत बड़ा देश है, हमको वहां व्यापार करना होता है, वहां पे ठेके लेने होते हैं, और यदि वहां पर रिश्वत नहीं दो तो काम ही नहीं होता। तो हम प्रामाणिकता से काम करेंगे तो मार्केट में काम ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो अमेरिकन निवेशों का पैसा रिस्क पे है। यदि आप चाहते हैं कि हम कमाएं और अमेरिका में दें, तो हमें रिश्वत देने दीजिए।
ठीक है, उन्होंने रिश्वत दी, एक्सेप्ट किया, उन्होंने ना नहीं कहा, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि जब कंपनियां आपके खिलाफ कोर्ट जाती है, जब आपका वारंट निकलता है, इसका मतलब पूर्ण फुल प्रूफ के साथ गए हैं। वो ईडी जैसा नहीं किसी का स्टेटमेंट लेके गए हैं, उन्हें अकाउंट से लेके कैसे पैसे गए, किसको पैसे गए, सब दिखा दिया। तो कंपनी ने पहली हियरिंग में कहा कि यस वी हैव पेड, इतना दिया, हाँ सर दिया। गलत है, कानून का उल्लंघन है, सर जानते हैं, धंधा नहीं कर सकते, ये आप कह के बच नहीं सकते, तो आदेश करें सर। 300% पेनल्टी दी सर, देके मुक्त हो गए। अब वो लोग फिर से भारत में धंधा करें, इसलिए उनको रिश्वत देने की परमिशन दी गई। ये हो गया एक पार्ट। वो अमेरिका में है, अमेरिकन कंपनी है, वो ग्रो करना चाहती है, धंधे के लिए 10 चीजें करनी पड़ती है, वो करते हैं। अब वहां का निवेश यदि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडियन कंपनी, अडानी हमारे यहाँ मल्टीनेशनल है जो इंडियन विदेश में जाकर काम करती है। अब यदि वो मल्टीनेशनल कंपनी पैसा मांग रही है और यदि इंडियन कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की, छुपाया कि हमने ये काम किया, आपने झूठ बोला, ऐसा उनका आरोप है, तो फिर वहां के निवेशकों का रक्षा करना हितों की, ये बात किसकी है? ये ट्रम्प सरकार की काम है। भारत सरकार छोड़ दीजिए, या निवेशकों का कोई भारत सरकार में माए बाप नहीं है। तो रोज भारत सरकार सेबी के चेयरमैन, डायरेक्टर, इनका सुरक्षा करती है, कारपोरेट हाउसेस की सुरक्षा करती है। निवेशक गया भाड़ में, जाने दो, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो हम बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े हेडलाइन छपती है कि आज अंबानी ने 37 लाख करोड़ खोया, आज अडानी ने 20 लाख करोड़ खोया। कुछ नहीं, उनको नींद आ जाती है अच्छी खासी, उनको मालूम है कल शेयर उठेगा तो फिर अपन के बैक टू बैक। खोया मतलब आपकी गाड़ी खड़ी है बाहर, किसी ने बोल दिया कि आशीष जी इस गाड़ी की कीमत आज 10,000 हो गई, तो आप 10,000 के मालिक। किसी ने कहा कि ये गाड़ी अभी 21,000 की रह गई, तो कोई कहेगा अरे आपको 9,000 का घाटा हो गया, आपको क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी वही खड़ी है। कल फिर कोई आके 15,000 बोल देगा उसको तो फिर आप 15,000 के मालिक हो गए। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस छोटे आदमी को जिसने 100 शेयर लिए हैं, 500 शेयर लिए और डर के मारे बेचता है वो। तो मैंने शेयर मार्केट में आशीष बहुत कम लोग देखे हैं कॉमन जो डीमैट अकाउंट खोल के बैठते हैं, बहुत कम लोग देखे हैं जो पैसा कमाते हैं। ये बड़े मगरमच्छ है, वही शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट ये एक इक्वेशन है, शेयर मार्केट एक फिक्स मैच है। फिर सचिन 0 पे आउट होने की गारंटी वो लेते हैं और आखिरी बॉल नो बॉल होने की गारंटी भी वो लेते हैं। पहले बोलते कि ये नो बॉल होगा क्योंकि ये फिक्स होता है, वैसे ही ये सारे फिक्स है। तो कुल मिला के अब ये अब अडानी छोड़िए, मैंने आपको बोला मैं लार्जर इंटरेस्ट में देखता। अब मोदी जी के सामने दो विकल्प है, भारत सरकार की अस्मिता, भारतीय उद्योग जगत की अमेरिकन निवेशकों के सामने इज्जत, या अपने प्रिय अडानी। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे मुझे 99% ऐसा क्यों लगता है, और भगवान करे मैं फिर मतलब मैं इस बार तो बिल्कुल 100% गलत साबित हूं, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। घर में जो पानी आता है उसी से नहा के मैं कुंभ समझ के फिर एक बार भगवान शिव को भी प्रार्थना करता हूं कि मैं झूठा साबित हूं और सरकार भारत की अस्मिता और पूरे उद्योग जगत की साख अमेरिकन मार्केट में बनाए रखने के लिए काम करें। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। मैं लेकिन मैं जानता हूं कि ये फूटे घड़े में पानी भरने जैसा है, लेकिन फिर मैं आशावंत आदमी हूं यार, मैं निराशा मैं छूने नहीं देता मेरे पास। इसलिए लोग भी हमको हंसते हैं कई बार कि अरे तुम क्या कह रहे हो कि एक दिन
तुम लगातार ये चुनाव जीत रहे हो और तुम कहते हो कि नहीं एक दिन आएगा। मैंने बोला नहीं, मेरा अभी भी लोकतंत्र में विश्वास है, मेरे आज भी इस देश की जनता में विश्वास है। ठीक है, एक ग्रहण काल है, केतु ने सूर्य क्या राहु ने सूर्य को निगल गया है, इन्हीं की भाषा में बात करें तो। लेकिन ये बार फिर मैं हर टाइम यही कहता हूँ, दे दान सुटे ग्रहण, मैं मतदाताओं को तो दान ही मांग रहा हूँ। ऐसे लोगों को जितवा के लाओ कि ये संविधान पूरे देश के लिए काम करे, देश के उद्योग जगत के लिए काम करे, पूरे उद्योग जगत के लिए काम करे, ना कि एक के लिए काम करे। पूरे मीडिया को स्वतंत्रता दे, सच्ची कहानी आपके सामने आ जाए, सत्य को सामने रखे। सत्यमेव जयते सिर्फ वो अब एक वो डायलॉग वो रह गया उसपे, भारत के चिन्ह पे, सत्यमेव जयते। अब वो अपने आप पे सत्य हँस रहा है। कहाँ जयते भैया, कहाँ जयते? खैर चलिए, आपकी इस बार हो सकता है मनोकामना पूरी हो सकता है अडानी जी देश की अस्मिता आप कह रहे हैं बचाने के लिए, हो सकता है अडानी जी के बचपन का नाम अस्मिता रहा हो या अस्मित रहा हो, तो बचा लेंगे। ऐसा हो सकता है बचपन का नाम या अभी रख दिया जाए। लोग कहते हैं ना कि फलाने का सिंधिकरण हो आशीष जाएगा। आप मुझे डराते हो यार कई बार। नहीं, लोग कहते हैं ना नीतीश का सिंधिकरण हो जाएगा, तो हो सकता है अडानी का अस्मिताकरण हो जाए। नीतीश का सिंधिकरण, अडानी का अस्मिताकरण, और उस अडानी का अस्मिताकरण करके देश की अस्मिता को बचा लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। खैर देखना है, बहुत C-17 आ रहा है जा रहा है, C-17 आ रहा है जा रहा है अमृतसर से। इसी बीच में अमेरिकी एजेंसी भी खड़ी है सब मोदी जी के दरवाजे पर। अडानी जी का मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर में फिर आएंगे भाव के साथ कार्यक्रम, यही मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।